हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हम करने जा रहे हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एचटेट। इससे पहले मैं कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड कर चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टू कॉपरेट द एडोलेसेंट इट इज़ एसेंशियल टू। तो इसका मतलब है कि अगर एडोलेसेंट को कॉपरेट करना है तो क्या ज़रूरी होता है। एडोलेसेंट मतलब जो टीनेज बच्चे होते हैं, जो 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स तक के बच्चे होते हैं, तो उनको अगर कॉपरेट आपको करना होता है तो क्या आपको उसे क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या उसके साथ नेगेटिव बिहेवियर करना चाहिए या उनकी मिस्टेक्स को बताना चाहिए कि बार बार मिस्टेक्स उनको ध्यान दिलाएं, या फिर उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा आप सब लोग समझ पा रहे होंगे कौन सा है, इंस्पायर। भाई एडोलेसेंट है या कोई भी है तो आप अगर उनको कॉपरेट करेंगे तो इंस्पायर करेंगे, ना कि उनको क्रिटिसाइज नेगेटिव बिहेवियर या उनकी गलतियों को गिनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सटेबल टेक्निक यूज्ड बाय टीचर्स फॉर सोशलाइजिंग द चाइल्ड। इनमें से कौन सी टेक्निक एक टीचर के लिए सूटेबल नहीं है, एक सूटेबल टेक्निक नहीं है टीचर्स के लिए चाइल्ड को सोशलाइज करने के लिए। यानी कि अगर चाइल्ड को सोशलाइज करना है समाज में, यानी कि उसको थोड़ा बोलने चालने में हर तरीके से उसको बढ़ावा देना है, तो टीचर के लिए कौन सी टेक्निक सूटेबल नहीं है। ठीक है, हमें नॉट पूछा गया है, तो जो नहीं है ये है ओवर प्रोटेक्शन। अगर एक टीचर बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हर चीज़ में बच्चे अगर गलत बोल रहे तो उसको सही करना, ना कि उसको खुद मौका देना सही करने का, हर चीज़ में उसको ओवर प्रोटेक्ट करना, तो वो चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है। तो ये आपका ओवर प्रोटेक्शन आंसर। अब बाकी देख लेते हैं। डायरेक्ट टीचिंग, यानी कि डायरेक्ट टीचिंग करना, आइडेंटिफिकेशन करना और डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन, तो ये तो कॉमन है। ये तो एक टीचर को चाइल्ड को अगर सोशलाइज कर रहा है तो उसमें हेल्पफुल करेंगे। तो ओवर प्रोटेक्शन ये नेगेटिव टर्म है, देखिए, तो ये सूटेबल टेक्निक नहीं है। बहुत सारे टर्म तो ऐसे भी हैं जो नेगेटिव होते हैं, आप उनसे ही अपने स्टेटमेंट, अपने रॉन्ग या राइट अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस ऑफ एन एडोलेसेंट। अगर हम एडोलेसेंट के इमोशंस की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एडोलेसेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, बुक से या यूट्यूब के थ्रू, कैसे भी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब हमें क्या बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है एडोलेसेंस के इमोशंस को लेकर कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। जो हमारे इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं, लर्निंग से उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा कुछ सीख लेते हैं तो आपको ना थोड़ा न्यूट्रल रहना, थोड़ा कम गुस्सा करना, ये सब आ जाता है, आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस मॉडिफाई हो जाते हैं। दूसरा, इमोशंस आर परमानेंट। इमोशंस परमानेंट होते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होते, इमोशंस चेंज होते रहते हैं। इसके बाद है, अब यहाँ ऊपर लिख तो रहा है मॉडिफाइड बाई लर्निंग। अगर लर्निंग से मॉडिफाई कर रहे हैं तो परमानेंट कैसे हो सकते हैं। अब ये एवरी इमोशंस इज एक्कम्पनीड बाई ए फीलिंग, कि हर एक इमोशंस में कोई ना कोई फीलिंग होती है, बिल्कुल होती है भाई, कोई ना कोई फीलिंग है तभी इमोशंस हैं वो, तो फीलिंग होती है इसमें। इसके बाद इमोशंस आर अराउज्ड बाई एक्सटर्नल स्टिमुली। अगर एक्सटर्नली जैसे कोई है जिस पे हमें गुस्सा आ रहा है बाहर की चीज़ों पे, तो बाहर की जो चीज़ें हैं उससे इमोशंस अराउज होते हैं, उससे इमोशंस राइज होते हैं, तो ये भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट हमसे पूछा है, गलत स्टेटमेंट है, इमोशंस आर परमानेंट। इसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन सबसे पहले क्या होती है, हम नंबर ए पर इसका देखेंगे, हमें यहीं इसका आंसर मिल जाएगा। तो मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन जनरल क्लासरूम। एक क्लासरूम में अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल साथ में मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई भी आपके SC ST हो, तो इसको कहते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ये नंबर ए ही सही है। अगर इसमें ये डिफरेंट क्लासरूम आ रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। स्पेशल स्कूल में अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशल बच्चों को, तो ये भी गलत हो जाएगा। होम बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं इंडिविजुअल डिफरेंस को, तो ये भी गलत है। जनरल क्लासरूम में सारे ही बच्चे मिलकर जब पढ़ाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद है इन एडोलेसेंट बिहेवियर एंड एटीट्यूड आर अफेक्टेड मोस्टली बाई। जो एडोलेसेंस होते हैं उनका जो बिहेवियर एटीट्यूड है वो किससे ज़्यादा अफेक्ट होता है, टीचर से, पीयर ग्रुप से, पेरेंट्स से या फिल्मों से। तो देखिए,
पीयर ग्रुप्स यानी कि उनके जो साथी हैं, संगी साथी, उनसे उनका बिहेवियर ज़्यादा अफेक्ट होता है, उनसे ज़्यादा सीखते हैं, कुछ भी गलत है अच्छा है सब कुछ पीयर ग्रुप के साथ रहकर वो व्यवहार करना सीख जाते हैं। इसके बाद मोरल वैल्यूज़ कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटेड अमंग द स्टूडेंट्स व्हेन टीचर, कि जो मोरल वैल्यूज़ हैं यानी कि जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, नैतिक शिक्षाएँ हैं, तो वो इफ़ेक्टिवली कब इनकलकेट की जाती हैं स्टूडेंट्स में, जब टीचर या तो फ्रिक्वेंटली टॉक्स अबाउट वैल्यूज़, या तो वैल्यूज़ के बारे में बात करे, सिर्फ बात करने से हो जाएंगी कि मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट, नहीं ना, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, अगर टीचर खुद भी उनकी प्रैक्टिस करता है, कैसी क्लास में आकर अगर वो नमस्कार कर रहे हैं, टीचर भी साथ में अच्छे से नमस्कार ले रहे हैं, और जैसे प्रिंसिपल हैं या और भी बड़े सीनियर टीचर उनको देखकर खड़े हो रहे हैं, तो वो बच्चे भी खड़े होंगे, टीचर भी सच बोल रहे हैं तो बच्चे भी सच बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, अगर टीचर खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या इनकलकेट होंगे मोरल वैल्यूज़, ना तो सिर्फ स्टोरीज पढ़ के कुछ होंगी या फिर गॉड गॉडेस की बात करके भी नहीं होंगी मोरल वैल्यूज़ डेवलप। इसके बाद है नंबर 7, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स ए पर्सन इन डेवलपिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स फॉर, कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है एक पर्सन की कि उसकी जो एबिलिटीज़ और स्किल्स हैं, उसमें जितनी योग्यता है, जो स्किल्स हैं उसमें, उनको डेवलप करे। क्रिटिकल थिंकिंग क्या, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, क्रिटिकल तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से, डिफ़िकल्ट तरीके से आप सोच पाते हैं। तो प्रोवाइडिंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, किसके लिए होती है ये डेवलप, कि इससे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, यानी कि एक तो आपके सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक आपके द्वारा सीखे हुए एक्सपीरियंस होते हैं, तो इसमें हेल्प करते हैं ये प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड इन्फ्रेंस में करती है, या क्रिएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग समथिंग, या थिंकिंग अबाउट वेज ऑफ रिएक्टिंग, नहीं, ये है प्रॉपर किसी भी कोई भी काम आप कर रहे हैं उसको आप इंटरप्रेट कर पाएँ, उसको एनालिसिस कर पाएँ, उसको अच्छे से इवेल्यूट कर पाएँ और इन्फ्लुएंस कर पाएँ, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है कि स्टूडेंट की। इसके बाद है बेस्ट मेथड ऑफ डीलिंग विद एडोलेसेंट वाई पेरेंट्स एंड टीचर इज़, अगर बेस्ट मेथड की बात की जाए, एडोलेसेंट को जो डील करता है बेस्ट मेथड टीचर या पेरेंट्स के द्वारा, तो वो कौन सा है, तो वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जिसमें बच्चे की भी सुनी जाए, जैसे डेमोक्रेसी होता है ना, उसी से डेमोक्रेटिक बना है, जिसमें बच्चे की भी सुनी जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको गाइडेंस दिया। ऑटोक्रेटिक क्या है कि पेरेंट्स और टीचर सिर्फ अपनी अपनी चला रहे हैं। परमिसिव क्या है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे पे। रिस्ट्रिक्टिव क्या है कि रोक लगा रहे हैं बच्चे की इमोशंस पे, बोलने पे या कुछ करने पे। तो क्या आंसर होगा इसका, ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक। इसके बाद है 9, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। अब इसमें है कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एडोलेसेंट को अगर सोशली डेवलप किया जाए, तो उसके करेक्टरिस्टिक्स की, भाई सोशली डेवलपमेंट कराना चाह रहे हैं एक बच्चे का सोसाइटी में, सोशल डेवलपमेंट, तो कौन सी एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो एडोलेसेंट में नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है, तो हम वो देखेंगे। तो आंसर इज, पहले समझ लेते हैं, एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, कि वो अपने पीयर ग्रुप में एक्टिव मेंबर हो, तो ये तो अच्छी बात है, एक्टिव मेंबर हो, ये तो सही है। बीइंग एन अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स यानी कि अगर वो गर्ल है तो बॉय के प्रति, बॉय है तो गर्ल के प्रति अट्रैक्शन रखे, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि एडोलेसेंट में ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके बाद हाई डिक्रीज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप, जो उनके दोस्ताना व्यवहार है, दोस्ताना रिलेशनशिप है, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ जाए, कमी आ जाए, नहीं, हाई इंक्रीज होता है। तो आंसर मिल गया हमें यही, क्योंकि हमसे नोट में पूछा गया है। एक्सटेंशन ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट अपने दिखाए, उनका बढ़ावा दिखाए, तो आंसर इज नंबर सी, फ्रेंडली रिलेशनशिप बढ़ जाते हैं, घटते नहीं हैं, ठीक है। जो एडोलेसेंट्स होते हैं उन्हें फ्रेंड्स पे ज़्यादा विश्वास बढ़ने लगता है, ट्रस्ट, और पेरेंट्स या टीचर्स पे कम। इसके बाद नंबर 10 इज एन एडोलेसेंट यूजेज हर या हिज लेफ्ट हैंड फॉर परफॉर्मिंग एक्ट लाइक टेकिंग फूड और राइटिंग, दिस इज़ डेवलप्ड ड्यू टू, जो एक एडोलेसेंट होता है वो अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करता है। कौन सा लेफ्ट हैंड यूज़ करता है, कोई भी, जैसे चाहे वो खाना खा रहा है, चाहे वो लिख रहा है, तो ये किस चीज़ की वजह से डेवलप हो गया। एडोलेसेंट मतलब एक टीन एज यानी कि 13-14 ईयर्स का बच्चा अगर वो उल्टे हाथ से खा रहा है या लिख रहा है, तो क्या ये उसका रैंक बिहेवियर है,
रॉन्ग बिहेवियर की वजह से बिल्कुल भी नहीं। रॉन्ग बिहेवियर क्यों होगा? ठीक है, ये डेवलपमेंटल बिहेवियर की वजह से होता है, ना कि इनहेरिटेड कि पेरेंट्स खाते हैं तो मैं भी खाऊंगा, नहीं। ये डेवलपमेंटल बिहेवियर होता है, शुरू से उसने ऐसा खाया है उल्टे हाथ से, फिर वो खाता चला गया तो डेवलपमेंट हो गया उसके अंदर ये। इसके बाद है 11, दैट इज डिसकैलकुलिया इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ। डिसकैलकुलिया किस प्रॉब्लम से रिलेटेड है? देखिए आप यहीं समझ सकते हैं, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये जो है ये मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें दिक्कत आती है बच्चे को पढ़ने में, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन एम्स टू इवैल्यूएट। जो सीसीई होता है यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंशन इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चे का समग्र तरीके से इवैल्यूएशन किया जाता है कि किस तरीके से पढ़ रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा चल रहा है बच्चे का। तो उसका एम क्या है? उसका एम क्या है कि जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट होते हैं, ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इसको देखना होता है। ठीक है, हर तरीके से बच्चा सही से विकास कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। होलिस्टिक जो विकास कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो सीसी के थ्रू ही आता है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेट ऑफ ए क्रिएटिव चाइल्ड, कि इनमें से कौन सा क्रिएटिव चाइल्ड की एक ट्रेट नहीं है, एक एबिलिटी नहीं है, एक व्यवहार नहीं है, एक पहचान नहीं है। तो क्या नहीं है वो कि वो क्रिएटिव चाइल्ड हम उसको कह सकें। इलेबोरेशन मतलब इलेबोरेट करना हर एक चीज़ को, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी हो या एक्यूरेसी, क्या नहीं है उसकी एबिलिटी क्रिएटिव चाइल्ड की? तो ये है एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी हम नहीं कह सकते क्रिएटिव चाइल्ड की एक एबिलिटी है, बाकी एबिलिटी हो सकती हैं। अभी 2 क्वेश्चंस और रह गए, मैं 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराऊंगी, फिर 15 में नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो देखिएगा, मैंने हिंदी और आपके हरियाणा जीके के, इंग्लिश के और ये सीटेट के, सीडीपी के बहुत सारे सालों के अपलोड किए हुए हैं क्लासेस, तो आप उनको भी देखना मत भूलिएगा। 2 और रह गए, उन्हें भी हम करते हैं अभी। इसके बाद है नंबर 14, लर्निंग आउटकम्स मीन्स। लर्निंग आउटकम का क्या मतलब होता है? लर्निंग आउटकम मतलब लर्निंग सीख जाना, लर्निंग का आ जाना। ठीक है, तो आउटकम का क्या मतलब है हम वो देखेंगे। तो आउटकम का मतलब होता है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आना। भाई जब लर्निंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बिहेवियर में ही तो चेंज आता है स्टूडेंट के, ये पूरी लाइफ टाइम चलती रहती है ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्ट मैटर को पहचान लो, सिर्फ कंटेंट को कंप्लीट कर लो या टीचर के टीचिंग मेथड में चेंज आ जाए। जी नहीं, लर्निंग आउटकम का मतलब है स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आए। तो आगे होगा आपको समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन हम अभी 15 कर रहे हैं, जिसमें है डिफरेंशिएशन ऑफ इमोशंस टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ, कि जो इमोशंस में जो अंतर होता है वो किस टाइम पर प्लेस होता है, किस टाइम पर आता है इमोशंस में अंतर। तो ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी ऐसा पीरियड होता है बच्चे का 0 to 2 ईयर्स का, बहुत छोटा बच्चा होता है, जिसमें कि बच्चे के इमोशंस में अंतर आता रहता है। बच्चा रो रहा होता है क्योंकि उसको भूख लगती है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा नहीं है ना कि वो भूख लगने पर रोए। तो इमोशंस के चेंज मोस्टली इन्फेंसी में आते हैं। बच्चे ने जब जैसे और भी माँ चाहिए बच्चे को, ये कुछ भी है, तो तब यहाँ पे बिहेवियर में चेंज आता है। तो ड्यूरिंग इन्फेंसी इमोशंस में डिफरेंशिएशन होता है। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो। और अभी इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड कर रही हूँ थोड़ी सी देर में। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ डायरेक्टली बुक से, क्योंकि आपको मैनेज भी तो आखिर में ऐसे ही करने हैं ना, एग्ज़ाम आपको ऐसे ही देने हैं। तो इससे अच्छा कि हम बहुत सादा तरीके से पढ़ते हुए चलें। बस मैं आप चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम अच्छे तरीके से हो, आप ऐसे प्रैक्टिस करते चलें बहुत ही प्रैक्टिकल वे में। वरना बहुत कुछ है यूट्यूब पर तो, जिसमें आपको काफ़ी कलरफुल PDF भी मिल जाएंगी, कलरफुल वीडियो के थ्रू कोई समझा रहा है, लेकिन वो चीज़ें फिर कलेक्ट ही होती चली जाती हैं। ये नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक हमारे माइंड में वो रह पाएँ। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।